हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें हम फिजिक्स का चैप्टर कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सर्किट में अगर रेजिस्टेंस लगा होगा तो वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एक सर्किट में इंडक्टर लगा होगा, तो उससे पहले अगर आपने ये नहीं पढ़ा कि इंडक्टर क्या है, एक बार उस चीज को जरूर देखिएगा। इंडक्टर की अगर हम बात करें, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, कि अगर करंट फ्लो करेगी, ठीक है, मान लेते हैं ये इंडक्टर कॉइल है, ठीक है, इंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो ये क्या करता है, उसके अंदर एक अपोजिंग ईएमएफ बनेगा जो उसके इंक्रीज को क्या करेगा, अपोज करेगा। और जो ईएमएफ बनता है बच्चों, वो हमने याद रखना है, इसकी वैल्यू क्या रहती है, -L/di/dt। सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होगी, तभी हम इसको समझ पाएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में बच्चों दिक्कत आती है, कोई भी टॉपिक, ठीक है, फिजिक्स का कोई भी टॉपिक अगर आपको दिक्कत आ रही है, न्यूमेरिकल में, ऑप्टिक्स में, किसी भी टॉपिक से आप मुझे बताइए, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल है, मुझे बताइए, मैं उसको करवाऊंगा। डेफिनेटली हम उसका कंप्लीट सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो करते हैं इसको स्टार्ट। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारे पास एक इंडक्टर लगा हुआ है और उसके अक्रॉस हमने एक ईएमएफ अप्लाई किया हुआ है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इसकी सर्किट डायग्राम और इसकी सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम। तो मान लेते हैं इसके अक्रॉस एक क्या लगा है, ईएमएफ लगा है बच्चों, जो कि किसके इक्वल रहेगा हमारा ईएमएफ, E = E0 sin ω t। ये हमने लगा दिया अप्लाइड ईएमएफ, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आ गया अप्लाइड ईएमएफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडक्टर में क्या होगा, एक अपोजिंग ईएमएफ होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि करंट फ्लो करे सर्किट में, जो इसमें एक ईएमएफ लगाएंगे, तो सबसे पहले हमें पता है जो ईएमएफ इसके इंड्यूस होता है, एज जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इंडक्टर के अंदर, ईएमएफ इंड्यूस जो होगा इंडक्टर में, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, E = -L/di/dt, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि यहां से करंट फ्लो करे, तो जो अप्लाइड ईएमएफ है, अप्लाइड ईएमएफ इसके ऑपोजिट नेचर में होना चाहिए। अगर वो उसको डिक्रीज कर रहा तो हम उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ईएमएफ जो होगा वो होगा -E। क्लियर है, बहुत इजी तरीके से करवाऊंगा। तो ईएमएफ क्या आएगा बच्चों, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। E किसके इक्वल आ जाएगा, L/di/dt, ठीक है, यही रहेगा हमारे पास। तो इसको अगर हम देखें बच्चों, इसको अगर ट्रांसपोज कर दें, ये क्या बनेगा, E/dt/L = di, ये बनेगा। तो देयरफॉर जो बच्चों di हमारे पास निकल के आया, E/L × dt। और E की वैल्यू हमें पता है क्या है बच्चों, E0। E की वैल्यू क्या आ रही है, E0 sin ω t L × dt, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें हम देख रहे हैं कि स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट किसके इक्वल आ रही है, E0 sin ω t dt, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें से करंट को फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, di E0/L बच्चों ये किसके इक्वल आएगा, sin ω t dt। di की इंटीग्रेशन क्या होगी, I E0/L, यहां पर आया, ध्यान दीजिएगा यहां पे साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, साइन की इंटीग्रेशन होती है -cos ω t। और इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट देखिए, एंगल जो होता है ना इंटीग्रेशन में, एंगल की डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर में, डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे ओमेगा टी की बच्चों, ओमेगा आ जाएगा हमारा बाहर, और dt विद रिस्पेक्ट टू dt जो कि कितना होगा, ओमेगा × 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा टी का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, यहां आएगा ओमेगा, तो आई जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, आई किसके इक्वल आ गया, -cos E0/ωL cos ω t। क्लियर है यहां तक, जो चीजें बता रहा हूं बच्चों उसको साथ में नोट कर लेना। अब देखिए, अब यहां पर ये जो ओमेगा एल होता है ना बच्चों, इसकी वैल्यू क्या रहती है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, XL, ठीक है, XL क्या होता है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। XL का मतलब, पहले XL को समझते हैं। XL को हमने क्या लिखा, ओमेगा एल। इसका मतलब क्या होता है, इंडक्टिव, इसको बोलते हैं क्या बच्चों,
इंडक्टिव रिएक्टेंस, ध्यान देना यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस, सिंपल इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका? इंडक्टर का। ठीक है, रेजिस्टेंस किसका? इंडक्टर का। ठीक है, अगर आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या रहेगा बच्चों? इसका यूनिट रेजिस्टेंस है ना, इसका यूनिट क्या रहेगा? ओम। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा। तो ये चीज किसके इक्वल होगी? कॉस ओमेगा टी। इसके बारे में बाद में और बात करनी है, वो बाद में देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। कॉस, अब देखिए बच्चों यहां पर क्या आया हमारा? माइनस कॉस ओमेगा टी, यहां पर क्या है? साइन। तो ये जो कॉस है बच्चों, इसको कॉस को हमने साइन बनाना है। तो कॉस को हम साइन कैसे बनाएंगे बच्चों? और साथ में माइनस साइन को भी देखते चलना है। तो इसको हम लेके जाएंगे बच्चों कहां पे? फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम इसको लेके चलते हैं, इसको लिखेंगे ई नॉट एक्सएल। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फर्स्ट क्वार्टर में लेके जा सकते हैं या तो सेकंड क्वार्टर में। हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, इसको अगर मैं लिखूंगा, इसको अगर हम लिखते हैं ओमेगा, दो तरीके से कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा। लेकिन हमने विद रिस्पेक्ट किसके कर रहे हैं? ओमेगा के। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं बच्चों 90 माइनस थीटा साइन 90 दैट मीन्स पाई बाय 2 एंड थीटा हेयर इज ओमेगा टी। अब देखो मैंने 90 माइनस थीटा क्यों किया? देखो साइन 90 माइनस थीटा करें या साइन 90 प्लस थीटा करें, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा करें या कॉस 90 प्लस थीटा करें, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ठीक है, कॉस या क्या आ रहा है यहाँ पे? साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा करें, हमारा आंसर रहेगा कॉस थीटा दोनों केसेस में। ठीक है, दोनों केसेस में रहेगा कॉस थीटा। लेकिन हमने यहां पर कौन सा किया? मैंने यहां पर कर रहा हूं 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा में बच्चों क्या होगा? ये जो माइनस बाहर आ रहा है इसको भी खत्म कर सकते हैं हम। कैसे? इसको अगर मैं माइनस को अंदर लेके चले जाऊं, ई नॉट अपॉन एक्सएल साइन, इसको मैं अंदर लेके आ गया। हमें पता है साइन माइनस थीटा बच्चों होता है माइनस साइन थीटा। थोड़ा लेंथी नहीं करेंगे, अगर ये माइनस बाहर आ रहा है तो ये माइनस जो है इसके एंगल में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। तो आई किसके इक्वल आ गया? ई नॉट अपॉन एक्सएल साइन। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस पाई बाय 2 और ये माइनस और माइनस प्लस, दैट मीन्स ये बन गया बच्चों ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। देखिए जरा इसको, ये क्या बन गया बच्चों? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो इसीलिए कई बच्चों के माइंड में आएगा कि सर ने ये वाला ही क्यों किया 90 माइनस थीटा? अगर मैं प्लस करता, अगर मैं इसको प्लस करके देखता, अगर यहां पर मैं देखूं अगर इसको प्लस करके, तो क्या होगा बच्चों? यहां पर क्या होगा? पाई बाय 2, ध्यान देना, पाई बाय 2 प्लस, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा यहां पे आके? ये अगर प्लस है तो ये माइनस को हो जाएगा, बट ओमेगा टी यहां पर हमारा क्या है? प्लस का। तो इसलिए हमने ये कंसेप्ट लगाना है। उम्मीद करता हूं ये चीज मैं आपको क्लियर कर पाया। ठीक है, अब देखिए ये जो मैक्सिमम वोल्टेज टू द रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे बच्चों क्या? मैक्सिमम करंट। ठीक है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अगर हम इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें बच्चों, इसको यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर देखें बच्चों, अगर देखो अगर आपको कोई चीज में डाउट आएगा मुझे बताना, मैं क्लियर करूंगा, 100% क्लियर करूंगा। और डेली हम कोशिश करते हैं डेली लेक्चर आ सके। ठीक है, दोनों का रिलेशन देखिए, ये ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी, बट यहां पर ओमेगा टी में बच्चों सब्ट्रैक्ट हो रहा है 90, दैट मींस करंट क्या कर रही है? 90 पीछे चल रही है। बिल्कुल सही, करंट क्या कर रही है यहां पे? करंट कर रही है लैग्स ईएमएफ बाय कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। ये याद रखना है बच्चों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यहां पर करंट पीछे चल रही है, रेजिस्टेंस में सेम फेज डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं था, आर इन सेम फेज, और फेज डिफरेंस इज 0 इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, बट इन केस ऑफ इंडक्टर फेज डिफरेंस हेयर इज 90। ठीक है, 90, और करंट लैग्स, करंट पीछे चल रही है, करंट पीछे चल रही है तो आगे कौन चल रहा है? ईएमएफ। तो उसी के बेसिस में हम इसकी फेजर डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, तो वो मैंने यहां पर लिख दिया, करंट जो है वो पीछे चल रही है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे ये तुम्हारा हो गया इसका डेरिवेशन पोर्शन। ठीक है,
और कुछ बच्चों के माइंड में आया होगा कि सर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन थी, सर आपने यहाँ पर कांस्टेंट सी क्यों नहीं लगाया? बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट सी 0 होता है, तो इसलिए इस चीज़ को हमने लिखा ही नहीं, क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी फेजर डायग्राम अगर देखें बच्चों, इसकी फेजर डायग्राम, यह आ गया हमारा EMF E0, ये बना ओमेगा टी, और करंट पीछे चल रही है ना, इसको हम ऐसे बना लेंगे I0। कितना फेज डिफरेंस है यहाँ पे? π/2। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों इसकी वेव डायग्राम बना लेंगे। ये कौन सी वेव को फॉलो कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी वेव है? साइन वेव। ये आ गया हमारा साइन वेव। ठीक है, EMF, और करंट भी साइन वेव को फॉलो करे, बट 90 पीछे चल रही है, तो 90 पीछे अगर हम चलाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों। ठीक है, ये आ गया हमारा I। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा E एंड I, और यहां पर आ गया हमारा ओमेगा टी, यहां पर आ गया T, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और यहां पर आ जाएगी इसकी करंट की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखो एक बार जल्दी से क्या क्या चीजें हमने इसमें की। कोई चीज में दिक्कत आ रही है बताइए? ठीक है, अब देखिए बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि एक्सेल की स्टोरी काफी है। एक्सेल जो था इंडक्टिव रिएक्टेंस, बता दिया मैंने आपको बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस, बोर्ड में क्वेश्चन आता है इसका। ड्रा द ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। इंडक्टिव रिएक्टेंस बच्चों किसके इक्वल आया? ओमेगा एल के। ओमेगा किसके इक्वल होता है? ओमेगा एंगुलर स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज फ्रीक्वेंसी, 2π इंटू न्यू। एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बच्चों इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे एक्सेल का फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये बच्चों हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और जैसा कि मैंने बताया था रेजिस्टेंस का ग्राफ, रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड ही नहीं करता है। तो एक्सेल क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे। तो इसका कैसा डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन है। और अगर बात करें बच्चों डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 0। फ्रीक्वेंसी कितने साइकिल बना रहा है? तो डीसी हमारी चलती है सीधी चल रही है, तो फ्रीक्वेंसी 0। तो अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 तो एक्सएल क्या होगा? 0। तो इसका मतलब इंडक्टर ने क्या किया हुआ? डीसी के लिए कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया, जाओ खुला रास्ता है। इसका मतलब इंडक्टर जो है वो डीसी को ब्लॉक नहीं करेगा, इसीलिए इसको फिल्टर सर्किट भी बोलते हैं। पढ़ेंगे हम आगे, रेक्टिफायर जब पढ़ेंगे। डीसी को क्या करेगा? ये ब्लॉक नहीं करेगा, उसके लिए 0 रेजिस्टेंस। बट बात करें जब एसी की, तो एसी की कुछ फाइनाइट फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों। फाइनाइट फ्रीक्वेंसी, हाँ जी, इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। इंडिया की बात करें तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और इंडिया में अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो मतलब एक्सेल की भी कुछ एक फाइनाइट वैल्यू होगी। एक्सेल की क्या होगी? फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, देखो बिना कोई चीजों का टाइम वेस्ट किए, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट का लेक्चर है, मैं 15 मिनट ऐसी बातें करके आपका 25 मिनट वेस्ट कर रहा हूं। नहीं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत क्रूशियल है इस टाइम आपका। ठीक है, तो जितना टाइम मुझे चाहिए था डेरिवेशन के लिए वो मैंने आपका लिया, और फालतू चीजों में नहीं जाते हुए जो चीज तुम्हें इधर चाहिए बोर्ड के लिए वो मैंने लिखवा दी है। कीजिए रिवाइज। इंडक्टर में करंट और वोल्टेज में बच्चों फेज डिफरेंस होगा 90। बोलो मेरे साथ, कितना होगा? 90। कौन आगे चलेगा? वोल्टेज आगे चलेगी। कितना आगे चलेगी? 90 डिग्री से आगे चलेगी। एक्सेल का यूनिट क्या होगा? एक्सेल क्या होता है बच्चों? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल का यूनिट क्या होता है? एक्सेल क्या है कि रेजिस्टेंस किसका? इंडक्टर का। और रेजिस्टेंस का यूनिट हम सबको पता है, ओम। ठीक है, एक्सेल कैसे डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेल कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। और डीसी के लिए इसने क्या कर दिया? कोई रेजिस्टेंस नहीं है, खुले रास्ते हैं, जाओ। और ये डीसी को ब्लॉक नहीं करता, बट एसी के लिए कुछ ना कुछ एक फाइनाइट वैल्यू होगी। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जिसमें हम पढ़ेंगे सर्किट में जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस होगा, और कुछ एक आधे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेली वीडियो आएगी, कॉन्टिन्यूटी में वीडियो आएगी। तो आज के लिए इतना ही है, इसको प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट। टिल देन गुड बाय।